नमस्कार दोस्तों, आप सभी का राज सिटी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का जीव विज्ञान। कक्षा 11 का जीव विज्ञान हमारा चल रहा है। आज हम कक्षा 12 के पहले अध्याय को शुरू करने वाले हैं। जो पहला अध्याय है जीवों में जनन। कक्षा 12 का जो जीव विज्ञान है उसमें पहला अध्याय है जीवों में जनन। तो हम लोग देखने वाले हैं कि जीवों में जनन किस प्रकार से होता है, क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, जनन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर जनन क्या होता है। और इसमें हम दो शब्द जैसे युग्मक, इसका भी कई जगह पर उपयोग करेंगे, तो इसको भी हम लोग जान लेते हैं। पहला है जनन। तो जनन क्या होता है? तो एक जीव, कोई भी जीव जो होता है वो अपने समान एक अन्य जीव को जन्म देता है, और अपने समान ही जीव उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग जनन कहते हैं। दोस्तों, जनन से ही सृष्टि चल रही है। यदि जनन ना होता तो जीव जो होते इस धरती पर ना होते, क्योंकि एक जीव जो होते हैं उनकी एक निश्चित आयु होती है, वो अपने आयु से अधिक नहीं जी सकते। कोई भी जीव है, अगर उनका जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है। इसलिए एक जीव मृत्यु से पहले, यानी उनकी एक जो जीवन चक्र होता है, सबसे पहले वो क्या होते हैं, जन्म लेते हैं। जन्म के बाद उनकी वृद्धि होकर वो क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं, यानी जनन के लिए योग्य होते हैं। फिर वे जनन करते हैं। जनन के पश्चात वे क्या होते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, और अंत में क्या होती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जनन के समय ही एक अन्य जीव का जो होता है जन्म हो जाता है, जिससे उसकी भी जीवन चक्र क्या होता है, चलने लगता है, और वह भी फिर से युवा होता है और क्या होता है, जनन करता है, और अंत में वृद्ध होकर के फिर क्या होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जो जनन है, एक जीव द्वारा अपने समान जीव को उत्पन्न करने की जो क्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनन प्रक्रिया कहते हैं। अब जनन कितने प्रकार का होता है? दोस्तों, जीवों में जो जनन है वह दो प्रकार से होता है। एक है लैंगिक जनन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमने यहाँ पर नोट्स भी कर दिया है ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में आसानी हो। पहला है लैंगिक जनन और दूसरा है अलैंगिक जनन। ये लैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन क्या होता है, इसको हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। पहले हम लोग देखते हैं अलैंगिक जनन, क्योंकि यह छोटा है, और लैंगिक जनन में कई सारी अन्य क्रियाएं हैं, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। हम लोग पहले अलैंगिक जनन को देख लेते हैं। तो दोस्तों, अलैंगिक जनन में क्या होता है कि इसमें एक जीव अकेले ही अपने समान एक दूसरे जीव को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। तो इस प्रकार के ये कौन से जीव होते हैं? तो ये अलैंगिक जनन जो होता है ये हमेशा एक कोशिकीय जीवों में होता है, यानी ऐसे जीव जो केवल एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इनकी जो एक कोशिका होती है वो कोशिका स्वतः ही विभाजित होकर दो टुकड़ों में बढ़ जाती है, और दोनों टुकड़े क्या हो जाते हैं, अपने आप में एक नए जीव के रूप में विकसित हो जाते हैं। जैसे आपका अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, है ना, इनकी कोशिकाएं क्या होती हैं, विभाजित होकर एक नए जीव के रूप में विकसित होते हैं। बहरहाल इनके विभाजन की अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने देखा कि जो अलैंगिक जनन होता है इसमें क्या होता है, एक जीव अकेले ही अपने समान नए जीव को उत्पन्न करने की क्या रखता है, क्षमता रखता है। तो फिर लैंगिक जनन क्या होता है, हम लोग देख लेते हैं लैंगिक जनन क्या होता है। दोस्तों, लैंगिक जनन में क्या होता है कि इसमें दो विपरीत लिंग के जीव मिल करके एक नए जीव को उत्पन्न करते हैं, यानी इसमें कोई अकेला जीव जनन नहीं कर सकता है। इसमें दो विपरीत लिंग के, यानी एक
नर और एक क्या होते हैं, मादा की आवश्यकता होती है। दो विपरीत लिंग वाले जीव मिलकर के ही क्या करते हैं, एक नए जीव का निर्माण करते हैं या उसको उत्पन्न कहते हैं। और इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, लैंगिक जनन की क्रिया कहते हैं। अब दोस्तों लैंगिक जनन जो होता है उसकी कुछ घटनाएं होती हैं, यानी लैंगिक जनन होता है तो क्या होता है, उसके पहले क्या प्रक्रियाएं होती हैं और बाद में क्या प्रक्रियाएं होती हैं। तो दोस्तों लैंगिक जनन करने वाले सभी जीव परिपक्वता अवस्था प्राप्त करने के पश्चात कुछ घटनाएं और प्रक्रियाएं करते हैं जिससे नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो ये 3 प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं जिसको हम लोग समझ सकते हैं। पहली प्रक्रिया है निषेचन से पूर्व और दूसरी प्रक्रिया है निषेचन। मुख्य क्रिया जो होती है वो निषेचन क्रिया होती है, और निषेचन से पहले की क्रिया को भी हम लोग पढ़ लेते हैं और बाद की क्रिया को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। इस प्रकार से लैंगिक जनन की जो क्रिया होती है उसको 3 भागों में बांट दिया गया है। एक निषेचन से पूर्व की क्रिया, और दूसरा है निषेचन क्रिया, और तीसरा है निषेचन के पश्चात की क्रिया। तो दोस्तों हम लोग निषेचन के पूर्व की क्रिया को हम लोग देखते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो निषेचन से पहले की भी क्रिया जो होती है यह 2 प्रकार की क्रिया होती है। इसमें भी क्या होता है, सबसे पहले युग्मक जनन करते हैं, युग्मक का जनन होता है, फिर युग्मक क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, अब युग्मक जनन क्या है दोस्तों, तो नर तथा मादा 2 प्रकार के युग्मकों की गठन प्रक्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है। अब ये दोस्तों गठन प्रक्रिया क्या है, तो जैसे कि नर होते हैं जो, उनमें युग्मक किस रूप में किस नाम से जाने जाते हैं, तो युग्मक को उसमें शुक्राणुओं के नाम से जाना जाता है, जबकि मादा युग्मक को अंडाणु के नाम से जाना जाता है। तो गठन का मतलब होता है कि जो नर होता है उसमें शुक्राणु का जो निर्माण होता है, यानी जब वह परिपक्व अवस्था में होता है, जब वह अपने समान जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखने लगता है, तो उसमें क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यही क्या होता है, वह गठन की प्रक्रिया है। और मादा में क्या होता है, अंडाणु के गठन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो दोनों में जब अपने युग्मक का जो निर्माण करते हैं उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, युग्मक जनन बोलते हैं। यानी सिंपल भाषा में कहने का मतलब ये है कि नर एवं मादा में युग्मकों का, यानी मादा में अंडाणु का और नर में शुक्राणु का विकसित होना युग्मक जनन कहलाता है। अब होता है दोस्तों इसके बाद युग्मक का स्थानांतरण। दोस्तों युग्मक का स्थानांतरण क्या होता है, तो दोस्तों जो मादा जीव होती है उसमें अंडाणु विकसित हो जाता है, और जो नर जीव होते हैं उसमें क्या होता है, शुक्राणु जो है विकसित हो जाते हैं। लेकिन जनन के लिए क्या होता है, उनका मिलना आवश्यक होता है। तो इसमें देखा जाए तो जो मादा युग्मक होता है वो अधिकांशतः स्थिर होता है, और जो पुरुष युग्मक होता है वह चलनशील होता है। हमेशा या अधिकांशतः, हमेशा तो नहीं कह सकते, अधिकांशतः हम कह सकते हैं कि जो नर युग्मक होता है उसे मादा युग्मक के पास चलकर जाना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार नर युग्मक जो है मादा युग्मक के पास जब पहुंचता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, युग्मक स्थानांतरण की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद आता है दोस्तों निषेचन की प्रक्रिया। दोस्तों हमने इसमें निषेचन की प्रक्रिया टाइप नहीं कर पाए हैं, लेकिन हम आपको क्या करते हैं उसको समझा देते हैं, और हाँ आप लोग उसे नोट भी कर लीजिएगा। निषेचन में क्या होता है दोस्तों, जब युग्मक का स्थानांतरण एक जगह पे हो जाता है, दोस्तों सभी जीवों में ऐसा होता है, लेकिन हम लोग एग्जाम्पल की तरफ यदि मनुष्यों में का एग्जाम्पल लें तो हमें समझ में आसानी से आ जाएगा। जैसे हम अपने मनुष्य में अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो जो महिलाओं की फैलोपियन ट्यूब होती है, यानी जो महिलाओं का जो गर्भाशय होता है, यूट्रस के पहले एक ट्यूब पाई जाती है जिसे हम लोग फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। वहाँ पर क्या होता है, जब मादा का अंडाणु होता है, जब वो अंडकोश से छूटता है तो फैलोपियन ट्यूब में आकर रुक जाता है, और जब निषेचन क्रिया के दौरान तो आ जाता है तो क्या होता है कि जो नर का जो शुक्राणु होता है
वह जब फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है तो दोनों का उस ट्यूब में पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है वो तो कहलाती है कि युग्मक स्थानांतरण। यानी दोनों में युग्मक बने तो युग्मक जनन, और दोनों एक जगह पर आ गए तो युग्मक स्थानांतरण हो गया। अब दोस्तों जब वे दोनों आपस में मिलते हैं तो एक तरल पदार्थ का निर्माण होता है जिसे हम लोग जाइगोट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? जाइगोट के नाम से जानते हैं। तो जाइगोट का जो निर्माण होता है उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं। अब निषेचन के बाद क्या होता है दोस्तों? तो निषेचन के बाद जो होता है फैलोपियन ट्यूब से जाइगोट जो होता है यूट्रस यानी गर्भाशय में क्या होता है? प्रवेश करता है और एक नए जीव जो होता है वो विकसित होने लगता है। यानी कहने का मतलब है कि वही जो जाइगोट होता है धीरे धीरे विकसित होकर के बच्चे का रूप धारण करता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आज का जो पहला अध्याय है इसमें देखा कि जीवों में जो जनन होता है वो किस प्रकार से होता है। आप लोग दोस्तों किताब को पढ़िएगा, उसमें कुछ डिटेल से और भी बातें दी गई हैं, लेकिन जो आवश्यक चीज़ें थी, जो आवश्यक आपके लिए था, आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके ज्ञान के लिए, आपकी समझ के लिए, वो हमने यहाँ पर डिस्कशन कर दिया है। बाकी आप लोग उस अध्याय को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसके बाद हम लोग आगे का अध्याय शुरू करेंगे और उसमें भी जो इस अध्याय में छूट रहा होगा हम उसमें शामिल कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। हमारा ये चैनल का लोगो है, ये हमारा 10th है, 12th है और 11th का जो है तैयारी कराया जाता है हमारे चैनल पे मंजे सर के द्वारा, हमारे भी द्वारा। मेरा नाम देशराज पटेल है। यहाँ पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एसएससी बैंक रेलवे का जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, वनडे एग्ज़ाम होता है, उसके लिए मैथ और रीजनिंग भी हम लोग यहाँ पर आपको तैयार कराएंगे। थोड़ा दोस्तों समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे हम लोग पूरे सब्जेक्ट को पूरा करेंगे। हम कक्षा 11 का भी जीव विज्ञान पूरा करेंगे और कक्षा 12 का भी जीव विज्ञान पूरा करेंगे। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हर दिन एक वीडियो आपको अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों इसी के साथ आप लोग को धन्यवाद देखने के लिए।